नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपनी यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की। तो इसमें साथियों जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें परीक्षा का स्टैंडर्ड पहले की अपेक्षा अच्छा आएगा। तो मेरा आप सभी लोगों को ये सजेशन है, एडवाइस है कि आप सभी लोग तैयारी उच्च स्तर की करिए, तो आपको सिपाही बनने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आज का हमने मोटिवेशन टैग रखा है, तैयारी करो दरोगा की, सिपाही तो बन ही जाओगे। और यदि आप इन सभी क्वेश्चन की इसी स्तर पर यदि आप पढ़ाई करते हैं, इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यदि आप मेरे साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, तो आपकी तैयारी एसआई की हो जाएगी, दरोगा की भी हो जाएगी और सिपाही की परीक्षा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो आज के इस टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चन हैं और आपको थोड़ा समय भी दूंगा। और यदि आपको लगे कि आप साथ साथ इसका आंसर कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, मेरे आंसर से मैच हुए, या आप मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको ये बताना है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने: भारत, क्यूबा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो आप अपना आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरे साथ आइए और मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। साथियों, कहने को क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक देश की यदि बात आए तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है अपना प्यारा भारत। चलिए साथी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देखिए, विश्व में जूट का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? क्या पूछ रहे हैं? ध्यान देना है, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो साथियों, उत्पादक देश अगर कहें तो उत्पादक देश तो भारत है, लेकिन निर्यातक देश की बात करें तो निर्यात, चूँकि भारत खुद अपने आप में बड़ा देश है तो उस कंजप्शन अपने देश में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में हमारा पड़ोसी छोटा देश बांग्लादेश विश्व में जूट के निर्यात में नंबर 1 पर है। और भारत में यदि बात करें तो भारत में सबसे अधिक जूट का जो उत्पादन क्षेत्र है या जूट उद्योग है, वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत का लगभग 70% जूट मिल जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हैं। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जूट का निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है अपना आपका पड़ोसी बांग्लादेश। चलिए साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? ये आपको बताना। साथ ही ये अधिनियम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में लागू हुआ था। इतना मैंने आपको हिंट किया। और इसको पहले नरेगा कहा जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बाद में इसको मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी के साथ नाम जोड़ दिया गया। तो ये आप देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसी से मिलती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रोजगार का गारंटी अधिनियम। और मजदूरी इसमें जो ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर इसे काम लिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि मनरेगा अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने: ए सन 2000, बी सन 2005, सी सन 2010 एंड डी सन 2015। आप अपना आंसर टिक करिए और आप मेरे साथ मैच करने के लिए तैयार हो जाइए। तो साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सन 2005। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा: प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना बहुत ही प्रसिद्ध योजना है, फेमस है काफ़ी। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। और इसके ऑप्शन ए सन 2010, ऑप्शन बी सन 2015, ऑप्शन सी सन 2014 एंड ऑप्शन डी सन 2013। तो आप इसका राइट आंसर टिक करिए
और आप मुझसे मैच करिए। मेरा राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सन 2014। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने उसी वर्ष में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। चलिए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व में भैंसों की दृष्टि से, भैंस है ना, भैंसों की संख्या बहुवचन भैंस हो, तो विश्व में भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का है साथियों? ये देखना है आपको। विश्व में भैंसें किस देश में सबसे अधिक पाली जाती हैं? जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भैंस है वो दूध उत्पादक एक पशु है और जिसका दूध बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि गाढ़ा होता है और इसके दूध में फैट की मात्रा अधिक होती है। तो दुग्ध पालन के लिए भारत में भी अब जो पसंदीदा पशु है वो भैंस ही है। लेकिन आपको इस प्रश्न में बताना ये है कि विश्व में सबसे अधिक भैंसें किस देश में हैं, या भैंसों की कुल संख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन है आपके सामने, ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस एंड डी भारत। अपना आंसर टिक करिए और मैच करिए हमारे साथ। इस प्रश्न का राइट आंसर है अपना प्यारा भारत। भारत देश में दुधारू भैंसों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दूध का प्रोडक्शन किस देश में सबसे अधिक होता है, आपको ये बताना है। प्रश्न को पहले ठीक से सुनना है। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विकल्प हैं भारत, चीन, ब्राज़ील और अमेरिका। आंसर दीजिए साथियों। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, ब्राज़ील और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है साथियों भारत। पशुओं की संख्या भी अधिक है। और एक चीज़ और बता दें आपको, कृषि के साथ साथ भारत में जो हमारा किसान वर्ग है, कृषक वर्ग है, उसका मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ पशुपालन ही है, क्योंकि उसके पास डेली इनकम का कोई स्रोत नहीं है। तो वो क्या करता है, प्रत्येक किसान खेती करता है, उसी में थोड़ी जगह में चारा उगा देता है और घर पर एक दो पशु अवश्य पालता है। तो उसके दूध की बिक्री से उसके प्रतिदिन की आय का ये स्रोत होता है। तो इसीलिए पशुपालन भारत में एक कृषि के साथ साथ ही चलने वाला उद्योग है। तो दुग्ध उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वह अपना प्यारा भारत। चलिए साथी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? सड़क नेटवर्क, सॉरी। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? प्रश्न है सड़क नेटवर्क का। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका एंड डी कनाडा। आंसर टिक करिए साथियों। और इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अगर किसी देश में है तो वो है अमेरिका में। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जरूर रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा है, लेकिन सड़कों का जो जाल है वो सबसे अधिक कहाँ पर है? अमेरिका में। रूस जो देश है उसका ज़्यादातर इलाका जो उत्तरी ध्रुव की तरफ पड़ता है वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा अवश्य है, लेकिन उसके पास जो उसकी भूमि है तो वो ज़्यादातर भूमि कैसी है? हिमाच्छादित है। तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? अमेरिका के पास। और साथियों, एक बात और बता दें आपको कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, लेकिन अमेरिका के बाद यदि किसी का बड़ा सड़क नेटवर्क है तो वह है अपना प्यारा इंडिया। भारत के पास भी अमेरिका के बाद सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है साथियों।
चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? मोटा अनाज को मिलेट्स भी कहते हैं। और मोटा अनाज में कौन कौन क्या क्या आता है? तो आपका बाजरा है, राई है, ऐसे ही जो ऐसे अनाज जो कम वर्षा में उत्पन्न होते हैं, जिनको वर्षा की कम आवश्यकता या सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, और इनमें मिनरल्स और फाइबर्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो उनको हम मोटा अनाज कहते हैं। तो आपको बताना प्रश्न ये उत्तर ये है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। और साथ ही एक बात और बता दें इसके संबंध में आपको, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, ये भारत की पहल पर घोषित किया गया था। और इन मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री अन्न। इसमें आपका बाजरा, ज्वार, राई, सांवा, कुटकी आदि अनाज आते हैं, जिनको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो आपने इसके ऑप्शन है आपके सन 2020, 2024, 2023 और 2021। आपको बताना है कि गत वर्ष जो 2000 किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? तो साथियों वो है आपका गत वर्ष सन 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और साथियों इसी के साथ एक प्रश्न और बता दें, 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स दिवस, कैमलेट्स वर्ष, जो ऊंट प्रजाति के जानवर हैं उनके नाम पर ये कैमलेट्स वर्ष के रूप में इस 2024 को मनाया जा रहा है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? यदि आपने जल विद्युत परियोजना पढ़ी होंगी तो इसको भी अवश्य पढ़ा होगा। तो आपको बताना है इडुक्की बांध किस नदी पर बना है। साथियों विकल्प हैं आपके ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी पेरियार। अब तो आंसर क्लिक कीजिए और मेरे साथ सही आंसर मिलाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इडुक्की बांध है वो आपका पेरियार नदी पर बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? साथियों भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विकल्प है आपके सामने लूनी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी माही। ए लूनी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी माही। अपना आंसर टिक करिए और मेरे साथ सही आंसर मैच करिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है साथियों माही नदी। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न तो सारे ही इम्पोर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी तट रेखा है। तो ऐसे साथियों 9 राज्य हैं। क्रम से शुरू करें अगर यदि हम पश्चिम से, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 आपका तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिम बंगाल। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि ये भी प्रश्न हो सकता है संभावित कि किस राज्य की तटरेखा समुद्र से नहीं छूती है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको यदि 9 राज्य याद होंगे तो आप देख सकते हैं। और यदि आपको इस बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाया है, आपका क्लास लेक्चर है भारत का सामान्य परिचय, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण अन्य तमाम प्रश्न उस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे।
तो आपको इस प्रश्न में उत्तर ये देना है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो विकल्प में आपके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। साथ ही इसका सही आंसर है गुजरात। और इसके साथ में एक प्रश्न और आपको बता देता हूँ कि सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, तो वह है आपका गोवा। ये याद रखना है। एक प्रश्न के साथ 3-4 प्रश्न हमने आपको बता दिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो अगर यदि आपको ये पता होगा किस किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो ये आप बता सकते हैं कि नहीं लगती है, ये भी आप बता देंगे। ये याद रखना है, नहीं लगती है पूछा गया है। तो आपको यदि ये पता है कि किस किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो आप इसका प्रश्न तो उत्तर दे देंगे। विकल्प में आपके सामने ए मेघालय, बी त्रिपुरा, डी मणिपुर और सी मणिपुर एंड डी मिजोरम। साथ ही आप देखते हैं कि जो बांग्लादेश है ना, इस तरीके से, तो इसमें कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है ये आपको पता है। यदि तो नहीं है वो आप बता देंगे। तो देखिए मेघालय की सीमा, मेघालय यहाँ पर है इस एरिया में, तो मेघालय की सीमा तो लगती है। ठीक है, त्रिपुरा भी यहाँ पर है, त्रिपुरा की सीमा भी लगती है बांग्लादेश से। मिजोरम भी इस क्षेत्र में है, तो मिजोरम की सीमा भी लगती है। लेकिन साथ ही जो मणिपुर है इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रश्न से अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? मणिपुर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? विकल्प है साथियों ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी अमेरिका एंड डी यूरोप। तो पहले तो आप ये जानिए कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। तो साथियों ग्रेट बैरियर रीफ, पहले आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ट्वीट कीजिए आंसर। साथियों निवेदन ये है कि आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये अवश्य बताया करें कि आपके इस आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए। तो इससे क्या होगा, इससे मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है या किस तरीके से तैयारी करना है। मैं पर्सनली कमेंट करके आपको इस बारे में बताऊँगा। आपको यदि मेरी एडवाइस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने राइट आंसर अवश्य बताइएगा। चलिए साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी अमेरिका एंड डी यूरोप। इसका राइट आंसर है साथियों ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। तो साथियों ये एक बड़ी श्रृंखला है जो आपके मूंगा की चट्टान, जिसको आप कहते हैं, शैवाल से निर्मित होती है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, और ये कहें कि अगर ये कोरल रीफ है तो कोरल रीफ साथियों ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विस्तृत है। साथियों इसका कई ग्रेट बैरियर रीफ के कई फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं कि ये समुद्र से आने वाली सुनामी जैसी तमाम आपदाओं को रोकती है, उनकी गति को कम करती है। इसके अलावा साथियों ये पर्यटन का भी बहुत बड़ा एक कहते हैं डेस्टिनेशन है, पॉइंट है। लेकिन अभी ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हमने आपसे क्यों पूछा? तो ग्रेट बैरियर रीफ अभी ताज़ा जो आपके पारिस्थितिकी अध्ययन निकलते हैं उसमें इस पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है कि समुद्र का जब तापमान बढ़ता है तो ये ग्रेट बैरियर रीफ में जो इसके शैवाल सहलग्नी होती है उनका रंग बदल जाता है और ये विनिष्ट होना शुरू हुआ। हरे से इनका ये रंग सफ़ेद सा हो जाता, तो समझ लीजिए ये कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश का भी व्यक्तिगत रूप से कहें तो पर्यटन का बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन पॉइंट है और इससे टूरिज्म इनकम काफ़ी होती है ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ इस समय डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि समुद्र का तापमान उस क्षेत्र का लगभग 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो लोग ग्रेट बैरियर रीफ के अच्छे स्वरूप को देखने जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि वो वहाँ पे उसका विखंडन हो रहा है या वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको कोई देखने जाएगा। तो इससे ऑस्ट्रेलिया एक तो प्रकृति को भी नुकसान है और दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया देश की भी जो टूरिज्म सेक्टर उस पर भी काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वर्तमान में ग्रेट बैरियर रीफ का जो कोरल रीफ है इसका डिस्ट्रॉय जो हो रहा है वो चर्चा में, तो इसीलिए इससे प्रश्न बनता है, प्रत्येक परीक्षा में बनेगा
ऐसा मेरा विश्वास है और आपको ऐसा देखने को भी मिलेगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। कोरल रीफ है, ये भी याद रखना है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। अब कोयले के साथ ही कई रूप होते हैं, पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। साथियों आपको याद रखना है कि कोयले का सबसे अच्छा जो है क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो आपको ये याद करना देखना है इसमें से। तो अब विकल्प आपके सामने हैं 4, आप देखिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। साथियों आपको बता दें हम, पहले आप आंसर टिक करिए, फिर आपको इसके बारे में हम बताते हैं डिटेल में। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, तो सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है साथियों? आंसर टिक करिए, ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट एंड डी पीट कोयला। चलिए साथियों मेरे साथ सही आंसर मैच करिए। तो सही इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, 70 से 80% तक कार्बन इसमें होता है। और जो पीट कोयला होता है, उस पीट कोयले में सबसे निम्न स्तर का कोयला ये माना जाता है। इसमें जो है आपके कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। जो एंथ्रेसाइट है उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है साथियों, इसमें 80 से लेकर 90% तक आपका कार्बन होता है। और देखिए कोयला जलाने में जलेगा क्या, कार्बन ही जलेगा, तो उच्च गुणवत्ता वाला वही माना जाएगा जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी। तो एंथ्रेसाइट में कितनी 80% से अबव होती है। और आपका जो बिटुमिनस होता है इसमें 60% से लेकर 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। साथ ही इसके बाद जो लिग्नाइट है, इसकी मात्रा अब आप देखते जाइए, 80% से ऊपर है तो एंथ्रेसाइट, 60 से 80 है तो बिटुमिनस, और 60 से कम और 45 से अलग या 40 से अधिक है तो वो लिग्नाइट में आता है। और जिसमें 40% से लेकर कम मात्रा होती है कार्बन की, वो आपका पीट कोयले के अंतर्गत आता है। तो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो अधिक ज्वलनशील होगा और वो अधिक महंगा भी होगा, जाहिर सी बात है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, किन मराठा शासकों की राजधानी इंदौर थी साथियों? देखिए मराठा जो पेशवा थे, पेशवा के बाद मराठा शक्ति क्षेत्रीय रूप में बट गई। उसमें सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और पवार आदि थे। तो आपको ये देखना है, बताना है कि इंदौर में कौन से जो मराठा शासक थे उनकी राजधानी थी। यदि आप कभी इंदौर गए हो, इंदौर के बारे में पढ़ा हो, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान रहने वाला है। आंसर टिक करिए और मेरे साथ सही आंसर मैच करिए। तो इसका सही आंसर है होलकर। आपने नाम सुना होगा होलकर वंश की, मल्हार राव होलकर। इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उसमें पराजित नहीं हुए थे, मल्हार राव होलकर। और इसी मराठा वंश की, होलकर वंश की ही एक रानी थी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने जो महान शिव भक्त थीं और इन्होंने हिंदू धर्म को या कहें सनातन धर्म के पुनर्स्थापन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी की बड़ी सी प्रतिमा का भी अनावरण किया था। क्योंकि उस समय में जब मुगल काल में जो है हिंदू मंदिर या तीर्थ स्थानों का जब विखंडन किया जा रहा था जगह जगह, औरंगजेब के समय में तो बड़े स्तर पर ऐसा हुआ था, ऐसे इतिहासकार भी मानते हैं। तो उस समय उस काल के बाद जो है उन सभी स्थानों को पुनर्निर्माण करने का या उनको पुनर्जीवित करने का कार्य जो किया वो अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था, ये प्रसिद्ध है। और आपने कभी भी देखी होगी तो इनकी प्रतिमा, एक छोटा सा शिवलिंग लिए हुए इनकी प्रतिमा आपको दिखाई दी जाती है। अब आपको ये भी बताया कि सिंधिया जो शासक थे वो आपने अभी भी सुना हो ग्वालियर के सिंधिया, तो ग्वालियर और जौन तक सिंधिया थे। और होलकर और मालवा जो क्षेत्र था वो आपका इंदौर और मालवा क्षेत्र था वो होलकरों का था। और गुजरात की तरफ जो गायकवाड़ थे और पवार जो है महाराष्ट्र की तरफ, ये स्थानीय मराठा शासक थे साथी।
आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, जनजातीय नेता सिद्धू कान्हो किस विद्रोह से संबंधित थे? क्या बताना आपको, जनजातीय नेता सिद्धू कान्हो किससे संबंधित है? साथियों, हम जो प्रश्न कराते हैं उससे संबंधित इतना डिटेल आपको बताएंगे कि एक प्रश्न के साथ आपको कई प्रश्न हल कर सकते हैं यदि आप मेरे साथ क्लास रेगुलर लेते रहते हैं तो हम बात करते हैं सिद्धू कान्हो का नाम आपने सुना होगा। तो ये सिद्धू कान्हो जो थे ये तो क्लियर है आपके जनजातीय नेता थे, लेकिन किस विद्रोह से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो सिद्धू कान्हो आपके साथ ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन मैंने आपको दिए, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमि विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो प्रसिद्ध नेता थे जो संथाल विद्रोह से संबंधित थे। साथियों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, बन्नी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं और आपके स्टिल जीके के क्वेश्चन भी हो जाते हैं आपके, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी भी श्रेणी में आ सकते हैं। बन्नी उत्सव, यदि आप हाल के 2-4 महीने पिछले यदि आप करंट अफेयर देखते रहे हैं या अखबार भी पढ़ते रहे हैं, समाचार पत्रों का यदि आप अध्ययन करते रहे हैं, तो आपको ये प्रश्न आसान होने वाले हैं। और यदि नहीं भी करते रहे तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पिछले समय के, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, श्रृंखला लगातार ये आपकी परीक्षा तक चलेगी। सप्ताह में प्रति सप्ताह लगभग तो मैं 2 टेस्ट आपके लिए दिया करूँगा। तो साथियों, ये बन्नी उत्सव क्या है, मैं इसके बारे में आपको, पहले आप आंसर टिक करिए फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु एंड डी केरल। आप अपना आंसर सुरक्षित करिए और मैच करिए मेरे साथ अपना आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है साथियों आंध्र प्रदेश। अब ये बन्नी उत्सव है क्या, इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं और ये क्यों चर्चा में है, मैंने यही प्रश्न क्यों बनाया है। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला है एक, वहाँ पर एक स्थान है देवगट्टू, वहाँ पर पारंपरिक बन्नी उत्सव मनाया जाता है। और इस उत्सव में क्या होता है कि ये उत्सव, इसके साथ कुछ और भी उत्सव हैं, जैसे बन्नी उत्सव है, राक्षस मणि है, मल्लासुर पर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती जी की जीत के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई और जिस दुर्घटना में 3 लोगों की जान भी चली गई थी। तो इसीलिए ये बन्नी उत्सव महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई उत्सव हो रहा है, भारत तो देखो उत्सवों का देश है, यहाँ पे प्रतिवर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी प्रदेश में किसी न किसी क्षेत्र में उत्सव होते ही रहते हैं, लेकिन जो चर्चा में आ जाता है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। तो बन्नी उत्सव आपको याद रखना है, विकास किससे संबंधित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? साथियों, नैनो डीएपी क्या है, तरल नैनो डीएपी है क्या? पहले तो आपने डीएपी सुना होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट करके, जो किसान लोग जितने भी हैं तो वो इसका वो न जाने तो ये जरूर जानते हैं कि डीएपी हम खेत में प्रयोग करते हैं। जो भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो अवश्य जानते हैं कि खेत में 2 मुख्य रूप से खाद लगाई जाती है, एक यूरिया और दूसरी डीएपी, तीसरी और चलने लगी है, उसको एनकेपी भी कहते हैं। तो ये इफ्को का जो नैनो डीएपी है ये क्या है, तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, मतलब पूरी एक जो बड़ी बोरी होती थी 50-55 किलो की, उसकी जगह पर एक लिक्विड इसका फॉर्म बना दिया गया है और एक छोटी सी बोतल में होगा। तो उस बोतल में 500 ml की बोतल होती है, 500 ml की शायद होती है। तो उस बोतल 500 ml की बोतल में लगभग जो है आपका 1 बोरी या 2 बोरी के बराबर, इसे बताते हैं कि 500 ml की 45 जो बोतल होती है उसमें 1 बैग के बराबर, जो 50-45 किलो का होता है उसके बराबर वो काम करती है फसल में। तो ऐसा जो है आपका लिक्विड डीएपी का जो संयंत्र लगाया गया है वो किस राज्य में लगाया गया है? विकल्प आपके सामने, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश एंड डी उत्तर प्रदेश। तो साथ ही इसका आंसर टिक करिए और मैच करिए मेरे आंसर से। इसका सही आंसर है गुजरात। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं आपको। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अब केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, इसके साथ ये भी आपका रिवाज हो जाएगा। गृह मंत्री को तो सब जानते होंगे, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्री के बारे में आपने नहीं सुना होगा। ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल। तो साथ ही वो कोई और नहीं, जो गृह मंत्री हैं वही आपके
कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं सेंट्रल के, वो कौन है? अमित शाह जी इस समय ये इस मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, गुजरात के गांधीनगर जिले में एक नैनो डीएपी का तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है साथियों। और इन्होंने कहा है कि 500 ml की एक बोतल है, उस बोतल का जो रिजल्ट होगा वो एक 45 किलो की जो आपकी वेटेड डीएपी आती है उसके बराबर उसका रिजल्ट होगा, एक 500 ml की बोतल का जो लिक्विड फॉर्म में आपकी होगी। तो कहाँ पर किया गया इसका उद्घाटन? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? तो आपकी किया गया है गांधीनगर जिले में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक है। ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों ये कृत्रिम वर्षा क्या है, पहले हम आपको ये बता दें। तो कृत्रिम वर्षा एक ऐसी है कि जिस क्षेत्र में कहीं वर्षा नहीं होती हमें वर्षा करानी है, और यदि उस क्षेत्र में ऊपर आसमान में बादलों की उपस्थिति है तो बादलों पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या है वो संघनित हो जाते हैं, उन बादलों में जल है वो संघनित हो जाता है और वो वर्षा करा देता है। तो वो अपने आप से वर्षा नहीं, वो हमारी मर्जी से वर्षा करा लेते हैं यदि बादलों की उपस्थिति है तो। और उसके जेट से उसके ऊपर उस मतलब जो जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं केमिकल का छिड़काव किया जाता है। तो विकल्प आपके सामने सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फाइड एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही विकल्प आपको क्वेट करना है और आंसर मैच करिए मेरे साथ, वो है आपका सिल्वर आयोडाइड AgI। इस साथी सिल्वर आयोडाइड का क्या करते हैं हम, जेट के माध्यम से बादलों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो बादलों में जो जल है वो संघनित हो जाता है और वर्षा होने लगती है। इसी को हम कृत्रिम वर्षा करने में सहायक बोलते हैं। तो ये है आपका सिल्वर आयोडाइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के वायुमंडल में एक विशाल जेट स्ट्रीम की खोज की है? जेट स्ट्रीम साथियों पहले तो है क्या, ये देखिए आप। जो अपनी पृथ्वी है इसकी क्षोभमंडल की ऊपरी परत पर एक बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। ऐसी ही तेज हवाएं किस और ग्रह के वायुमंडल में हमें वर्तमान में देखने को मिली हैं, जो हमारे खगोलविद और वैज्ञानिक लगे रहते हैं अध्ययन करने में? तो उसके विकल्प हैं आपके सामने। विकल्प ए मंगल, विकल्प बी शनि, विकल्प सी शुक्र एंड विकल्प डी बृहस्पति। उत्तर दीजिए साथियों। मंगल, शनि, शुक्र और बृहस्पति में से क्या आपका राइट आंसर है, ये आपको बताना है। तो साथियों मैच करिए मेरे साथ अपना आंसर। तो वो आंसर है आपका, वो ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति एक गैसी ग्रह भी माना जाता है, गैसों का गोला टाइप का माना जाता है। उसका घनत्व पृथ्वी की अपेक्षा काफ़ी कम है। तो वहाँ के वायुमंडल में भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको देखने को मिला है कि विशाल जेट स्ट्रीम वहाँ पर भी उसके वायुमंडल में भी इसका प्रभाव है साथियों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन क्या है सर? साथियों गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली है। उसको उसके संरक्षण के लिए अलग अलग राज्य जो है उसको संरक्षण देते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है साथियों? विकल्प आपके सामने ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड एंड डी तमिलनाडु। आंसर टिक करिए, मैच करिए मेरे साथ। इस आंसर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे राज्य में गंगा डॉल्फिन को संरक्षित रखने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये संरक्षण से होगा। और साथियों गंगा डॉल्फिन है ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो नदियां हैं उनमें पाया जाता है, नदी प्रणाली में पाई जाती है। और इसको सुसु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं कहीं इसका स्थानीय नाम क्या है? सुसु।
ये मछली कैसी होती है साथियों? केवल मीठे पानी में रह सकती है, खारे पानी में मछली नहीं पाई जाती। और ये मछली जो है साथियों दृष्टिहीन होती है, पर ये अपना सर्वाइवल कैसे करती है? तो ये परावस्रावित रंगों के माध्यम से इनका उत्सर्जन करती है, परावस्रावित रंगों का, और उसी के आधार पर शिकार भी करती है। और जो परावस्रावित तरंगे उसकी जो होती है, जब किसी से टकरा के लौट आती हैं तो उसी के आधार पर ये चलती है, उसी के आधार पर ये उनका इमेज बना लेती है जो अपने शिकार और शिकार करती है। तो ये कहाँ रहती है? एक तो ये दृष्टिहीन होती है, दूसरी बात ये ताज़ी जल में ही केवल रहती है, और इसका स्थानीय नाम सुसु भी है। तो ये आपको याद रखना। और उत्तर प्रदेश के लिए ये विशेष इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पर्यावरण से लिंक भी है, करंट से लिंक भी है, और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपना राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, दीपावली त्यौहार के अवसर पर किस राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की? विकल्प आपके सामने मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। दीपावली के अवसर पर महिलाओं को खुश करने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है साथियों। वो कौन सी सरकार है, कौन सा राज्य है आपका? तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश साथियों। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्होंने क्या किया? महिलाओं को खुश करने के लिए दीपावली के अवसर पर एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की थी। चलिए साथियों आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की? 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। विकल्प हैं आपके ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी उड़ीसा एंड डी मध्य प्रदेश। आंसर टिक करिए साथियों, और मैं इसका सही राइट आंसर आप मेरे साथ मैच करिए। इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। और जब ये घोषणा हुई तो चुनाव होने वाले थे, और वहाँ के मुख्यमंत्री तत्कालीन कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को जो है 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। ये मामा के नाम से प्रसिद्ध थे। लाडली बहना जैसी तमाम इन्होंने योजनाएं लागू की थी, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री बदल गए और मोहन यादव जी अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में याक छुर्पी को जीआई टैग मिला है। अब साथियों आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये जीआई टैग क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं जीआई टैग क्या होता है। भौगोलिक संकेतिक, जियो इन्फॉर्मेशन आपको बोल सकते हैं इसको, भू संकेतिक टैग मिलता है। इससे क्या है उस स्थान की पहचान के साथ इस जीआई टैग का नाम भी जुड़ जाता है। तो ये क्या होता है, जब विशेषकर जो टूरिस्ट घूमने आते हैं तो हम लोग देखते हैं वहाँ के स्थानीय व्यंजन क्या है या स्थानीय कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, उसको देखना, उसको खरीदना या उससे रिलेटेड होना चाहते हैं जब भी कहीं आप टूरिस्ट ग्रुप में जाते हैं। तो ये जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग उस स्थानीय चीज़ को विशेष पहचान दिलाने का काम करता है साथियों। अभी याक छुर्पी क्या है? तो याक छुर्पी क्या है? याक के दूध से बनाया जाने वाला एक व्यंजन है जी। तो इसका राइट आंसर आपको देखिए विकल्प ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम एंड डी त्रिपुरा। आंसर टिक करिए और आंसर मेरे साथ मैच करिए, इसके बारे में कुछ और बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों अरुणाचल प्रदेश। ये याक छुर्पी एक अलग टाइप का है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं क्या है। तो याक पहले कहाँ पाया जाता है? तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। याक का मतलब याक के दूध से ही बनती है याक छुर्पी। तो याक कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर भी इसका अरुणाचल प्रदेश है। और ये याक के दूध से बना पनीर टाइप का होता है छुर्पी, जिसे आदिवासी समुदाय का मुख्य भोजन है। और इसको जो है जीआई टैग भी मिला है। तो अब कोई अरुणाचल प्रदेश से घूमने जाएगा तो वो याक छुर्पी को भी टेस्ट करने का प्रयास करेगा, तो उसको प्रसिद्धि मिलेगी और इसका एक पर्यटन के रूप में सहायक भी होगा, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए आय का स्रोत भी बन जाएगा साथियों।
चलते हैं हम आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन सा भारतीय बल्लेबाज एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वाला बल्लेबाज बन गया है? कौन सा भारतीय बल्लेबाज? देखिए, जो लोग क्रिकेट देख रहे हैं, इस समय आईपीएल चल रहा है, तो जो क्रिकेट के फैन हैं, जो क्रिकेट गेम को पसंद करते हैं, तो वो उनके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथियों, एक अगर भारत की बात करें तो भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह हो गया है। क्रिकेट आप जगह जगह देखेंगे। राष्ट्रीय खेल बेशक हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। लेकिन आपको गली गली में जो भी खेलते हुए दिखाई देंगे बच्चे, तो वो क्रिकेट जगह जगह खेलने को दिख जाएंगे आपको। तो क्रिकेट से संबंधित प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। तो विकल्प आपको सही आंसर देना है। पहले आप बताइएगा कि हाल ही में कौन सा भारतीय बल्लेबाज एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वाला बल्लेबाज बन गया है? विकल्प ए यशस्वी जायसवाल, बी हार्दिक पांड्या, सी ईशान किशन एंड डी शुभमन गिल। अपना आंसर टिक करिए और मेरे साथ राइट आंसर लीजिए। उसके बाद में इसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा आपको। इसका साथियों राइट आंसर है आपका इसका शुभमन गिल। कौन? शुभमन गिल। ये एक अभी उदीयमान खिलाड़ी हैं, स्टार। और शुभमन गिल के बारे में कुछ और बताएं तो उन्होंने ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ा है। तो साथियों, इन्होंने सबसे जल्दी, मतलब सबसे कम पारियों में सबसे तेज 2000 रन बनाए इन्होंने। और ये 2000 रन, इससे पहले किसका रिकॉर्ड था, किसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, तो वो भी आपको देखना है। तो इस मामले में जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं हाशिम अमला, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और हाशिम अमला ने जो 2000 रन बनाए थे, वो बनाए थे आपके 40 पारियों में। लेकिन शुभमन गिल ने वो 38 इनिंग्स में इस रिकॉर्ड को बना दिया है। 38 इनिंग्स में 2000 रन पूरे कर लिए। और हाशिम अमला ने बनाए थे 40 पारियों में। तो सबसे तेज वनडे में 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बन गया है? रिकॉर्ड बन गया है शुभमन गिल का। चलिए साथियों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये, एशियाई खेल पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? साथियों, अभी जो एशियाई खेल हुए, तो पहले तो आपको ये इससे संबंधित प्रश्न और बता देते हैं कि एशियाई खेल कहाँ हुए। तो चीन में हुए। कहाँ पर हुए? चीन में। और एशियाई खेलों से संबंधित चीन में कहाँ पर हुए? हांगझू नामक जो स्थान है वहाँ पर हुए। और इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, ये भी आपको बता देते हैं। तो वो रहा आपका चीन। चलिए, पहले आप इसका उत्तर दीजिए। तो पहला विकल्प है ए पहला, बी चौथा, सी दूसरा और डी पांचवा। भारत का कौन सा स्थान रहा था, आपको ये बताना है। अपना आंसर टिक करिए। मैं सही आंसर देता हूँ तो इसके बारे में कुछ और बताता हूँ आपको। तो भारत का इसमें स्थान रहा था साथियों चौथा। कौन सा स्थान रहा था? चौथा। अब आप ये कब हुए 2023 के एशियाई खेल? तो ये आपके 2023 में हुए। और कहाँ पर हुए? तो चीन के हांगझू में हुए। और इसमें प्रथम स्थान किसका रहा साथियों? तो पहला स्थान था इन खेलों में चीन का, दूसरा स्थान जापान का और तीसरा स्थान साउथ कोरिया का, चौथा स्थान आगे आपके भारत देश का था। इसमें भारत ने 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत, 41 कांस्य और टोटल 107 पदक जीते थे। लेकिन साथियों, चिंता का विषय ये है कि भारत इतना बड़ा देश है, विश्व की सबसे अधिक आबादी है, लेकिन एशियाई गेमों में भी हम चौथे स्थान पर आ पाए। तो खेल की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। धीरे धीरे भारत विकास कर रहा है, लेकिन अभी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? क्या याद रखना है आपको? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया किसने? बीसीसीआई ने। किस खिलाड़ी को किया है, ये आपको आंसर देना है। विकल्प है आपके सामने। ए अजीत अगरकर, बी अमोल मजूमदार, सी अंजुम चोपड़ा और डी ऋषिकेश कानितकर। आंसर टिक करिए साथियों, फिर मैं इसका आपको सही आंसर बताता हूं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है?
तो आंसर टिक करिए। राइट आंसर है इसका अमोल मजूमदार। ये अजीत अगरकर तो साथियों पुरुष टीम के हैं आपके सेलेक्टर्स, लेकिन कोच की हम बात करते हैं तो कोच है महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बनाया गया है? अमोल मजूमदार को बनाया गया है। और किसकी जगह पे बनाया गया है साथियों? तो वो है ऋषिकेश कानितकर की जगह पे बनाया गया है। तो ऋषिकेश कानितकर की जगह अब कौन बन गए हैं? अमोल मजूमदार। तो यदि अपडेट होंगे तो आपको पता होगा, पहले का याद होगा तो आप ऋषिकेश कानितकर को टिक कर देंगे। तो मैंने दोनों ही विकल्प में दे दिए थे। अंजुम चोपड़ा पूर्व खिलाड़ी हैं भारत की महिला क्रिकेट टीम की, कप्तान भी रही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अमोल मजूमदार। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस तमिल लेखिका को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया? सर हाल ही में तो एक साल बाद प्रदान किया जाता है, तो 2022 वाला कब प्रदान किया गया? 2023 में। अगले वर्ष सम्मान प्रदान किया जाता है सरस्वती सम्मान। विकल्प आपके सामने ए शिवशंकरी, बी प्रिया घोषाल, सी रुचिका कंबोज एंड डी तीस्ता सीतलवाड़। आंसर टिक करिए, फिर मैं इसका सही आंसर देता हूँ, फिर इसके बारे में कुछ और जानकारी भी आपको बताता हूँ। साथियों मैं प्रश्न लिखूँगा उस पर टिक करता चला जाऊँ तो वो आपको ज़्यादा रिलेवेंट मेरे हिसाब से नहीं होता, तो मैं उस प्रश्न को आपको कराता हूँ। उससे संबंधित बहुत सारी अन्य भी जो जानकारी वो देता हूँ, उससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में यदि ये प्रश्न एज इट इज नहीं आया, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आया, तो यदि आप मेरे लेक्चर को ठीक से सुन रहे हैं तो ऐसा मेरा दावा है कि आप जो है उससे संबंधित प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उसका पूरा बैकग्राउंड, उससे रिलेटेड जो वर्तमान चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको क्लियर करता हूं साथियों। तो आप आंसर दीजिए। शिवशंकरी, प्रिया घोषाल, रुचिका कंबोज और तीस्ता सीतलवाड़ में से किसको वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो उसका राइट आंसर साथियों शिवशंकरी। ये तमिल लेखिका हैं शिवशंकरी जी, और इनकी एक कृति है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम कृति के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। कब मिला है? 2023 में, और 12 अक्टूबर 2023 को उन्हें मिला है ये सम्मान। अब साथियों ये है क्या सम्मान, कौन देता है, क्या तो मिलता है इसके तहत साथियों? साथियों ये सरस्वती सम्मान है, इसको के बिड़ला फाउंडेशन प्रदान करता है। कौन? के बिड़ला फाउंडेशन। और इसके साथ क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और टैग मिलता है। इसके साथ आपको 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी मिलता है। इसका चयन कैसे किया जाता है? तो इस पुरस्कार के चयन के लिए एक आपकी सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, बनी हुई है पहले से। तो वो पिछले वर्ष में जितने भी लेखक लेखिकाएँ उनकी कृतियों को वो अध्ययन करते हैं, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कृति होती है उसके लिए उस कृति के जो राइटर होता है उसको ये सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। इतनी सारी जानकारी मैंने आपको बताई। याद रखना आपको शिवशंकरी जी को ये पुरस्कार मिला 2023 में। अगला प्रश्न आपका है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया साथियों? किसका शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विकल्प में आपके सामने ए मदर टेरेसा, 2023 भी याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 महत्वपूर्ण बिंदु है, 2023 किसे प्रदान किया गया? ये नहीं कि किसी भी वर्ष में, 2023 में किसे प्रदान किया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए साथियों, शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें, आप अपना आंसर राइट करिए। ऑप्शन है आपके सामने ए मदर टेरेसा, बी बराक ओबामा, सी नरगिस मोहम्मदी एंड डी मलाला यूसुफजई। साथियों शांति का नोबेल पुरस्कार इसमें से सभी को मिला है। मदर टेरेसा को भी मिला है, बराक ओबामा को भी मिला है, नरगिस मोहम्मदी को भी मिला है, और मलाला यूसुफजई को भी मिला है। तो आपको ये बताना है कि 2023 में ये पुरस्कार किसे मिला, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। किसे? 2023 में। तो इसका राइट आंसर है साथियों नरगिस मोहम्मदी। कौन? नरगिस मोहम्मदी साथियों। चलते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है आपका मिलता है, जो नोबेल जो आपके वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने एक समिति बनाई थी। उसी समिति के आधार पर आपको नोबेल पुरस्कार ये प्रतिवर्ष चयन करते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है साथियों। ये मेडिसिन के क्षेत्र में भी है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी है,
साहित्य में भी है, आर्थिक क्षेत्र में भी है और आपके शांति के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को। और नरगिस मोहम्मदी कौन है? तो ईरान में ये महिला उत्पीड़न के खिलाफ, जो ईरान में महिला आंदोलन चला था बुर्का वाला, तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने महिला आंदोलन का लीड किया था और महिलाओं के खिलाफ जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा था उनकी सुरक्षा के लिए या महिला मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन किया था और काफ़ी संघर्ष किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके इसी संघर्ष योगदान को पुरस्कार दिया है, ये शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। मुझे है आज का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको ये याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप इस प्रश्न का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। विकल्प आपके सामने ए 20 अक्टूबर, बी 25 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर एंड डी 24 अक्टूबर। आंसर टिक करिए साथियों। साथियों आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को ये स्थापना हुई थी, तो आपको ये याद रखना है। तो उसी दिन जिस दिन स्थापना हुई वही उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है या वही उसका दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब है आपका? 24 अक्टूबर को। साथियों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में बने रहिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए। और मैं आगे भी ऐसे ही टेस्ट आपके लिए GK GS के लेकर आता रहूँगा टिल योर एग्ज़ाम। पर मंथ में ऐसे 2 टेस्ट लाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिसमें आपको क्वेश्चन बेसिक 30 होंगे, लेकिन उस 30 क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको 150 क्वेश्चन से रिलेटेड आप कर सकते हैं यदि आप इस मेरे लेक्चर को ध्यान से देखते हैं साथियों। तो तैयारी का अपना स्तर थोड़ा ऊंचा उठाइए, तैयारी करिए दरोगा की, सिपाही तो बन ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।